और इजराइल उधर सबसे पहले कह चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उनके निशाने पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान समझ लीजिए आज नहीं तो कल पाकिस्तान में बहुत भयंकर हलचल है। पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर का इलाका जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का है वो ऑलरेडी एडवांस हो चुका है। तालिबानी इंटर कर रहे हैं लगातार, बलूच आर्मी इंटर कर रहा है। तो वो पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर ही घिरा हुआ है और इधर भारत है जो उनका चिर परिचित दुश्मन है। तो वो पाकिस्तान इस तरह से फंसा हुआ, ऐसे में इजरायली ये स्टेटमेंट आना कि उनका दूसरा निशाना ईरान के बाद सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात या टर्की ये नहीं है। लेबनान और सीरिया पर तो बम्बार्डिंग कर ही रहे हैं, जॉर्डन पर, लेबनान पर, सीरिया पर बम्बार्डिंग कर ही रहे हैं इजरायली, लेकिन उनका जो निशाना है वो निशाना पाकिस्तान है, ना कि सऊदी अरबिया है, ना कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, ना ही टर्की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, टर्की ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अभी टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान एक कंसेंसस बना रहे थे कि हम मुस्लिम उम्मा बन जाएंगे, हम मुस्लिम देशों के सबसे बड़े चौधरी हम बन जाएंगे। टर्की ने कहा साहब कि मेरा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस युद्ध में नहीं पड़ूंगा। अब टर्की क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि टर्की के एर्दगन इंग्लैंड के MI6 के कब्जे में है मित्रों। पूरा इंग्लैंड जैसा चाहता है वैसा टर्की को नचाता है। और MI6 के जो पूरा जो जो अभी कुछ दिन पहले MI6 के मुखिया थे जो रिटायर हुए हैं, वो MI6 के जो प्रमुख थे वो ईरान में ब्रिटेन के एम्बेसडर थे और 4 साल 5 साल रहे। उन्होंने पूरे ईरान में अपनी पूरी गोटी फिट कर दी थी और एर्दगन को कहा कि तुमको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुमको जो जो हम कहेंगे वो मानते रहना। और MI6, मोसाद और CIA सब मिलकर के एक साथ अभी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है ईरान के खिलाफ में। तो ऐसी परिस्थिति में जहां टर्की खुद छिटक गया, सऊदी अरब खुद फंसा हुआ है। सऊदी अरब को लिंडसे ग्राहाम कह रहा है कि हमारे साथ आते हो या तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करें। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल कह रहा है कि हम अगला निशाना पाकिस्तान है। अब ऐसी परिस्थिति में टर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो अलायंस हो रहा था वो बिखर गया। खमेनेई के पुत्र ने और खमेनेई ने कहा कि अमेरिका ने मुस्लिम देशों को बांट दिया है पूरी तरह से। शिया और सुन्नी में पूरा मुस्लिम राष्ट्र बट चुका है और जो सुन्नी स्टेट है प्रोमिनेंट, उसमें जो राजशाही है, उनको लग रहा है कि साहब ये हम अगर अपनी जनता के साथ नहीं रहे, जनता कह रही है कि ईरान के साथ खड़े रहो, और उधर राजशाही को बचाने के लिए हमको तो साथ में रहना पड़ेगा अमेरिका के, नहीं तो अमेरिका हमारे ऊपर भी हमला करेगा, तो हम कहां जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में सऊदी को, यूनाइटेड अरब अमीरात को, टर्की को, इन सबको मजबूर किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आ जाओ। अब अमेरिका का अगला निशाना क्या होगा? अगर सऊदी ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? यह बहाना बनेगा अमेरिका के लिए कि सऊदी भी वही है जो ईरान है, और अंततः इन्होंने ईरान का साथ दिया, हमारे साथ खड़े नहीं हुए। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने ईरान का साथ दिया। एर्दगन की तरह अपने पोजीशन ठीक नहीं कर रहा है। एर्दगन टर्की में कह रहा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ना हम इधर हैं ना उधर हैं, हमको युद्ध में मत फंसाइए, हम अपना सीधा अपना एक मॉडर्न, भले ही इस्लामिक स्टेट है लेकिन हम उसको मॉडर्निटी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब ये कहकर के एर्दगन खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया कैसे बचाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात कैसे बचाएगा? उनको तो बोलना पड़ेगा साहब। और सऊदी और UAE के बीच में अलग तकरार बना हुआ है, ये अलग पोजीशन खराब है। सऊदी एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट है, यूनाइटेड अरब अमीरात थोड़ा सा लिबरल है। UAE में ही आप देखे होंगे कि भारत का एक राम मंदिर भी बना, विष्णु मंदिर बना, शिव मंदिर बना, एक मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी गए उसका वहां उद्घाटन करने के लिए। ये सऊदी अरब में नहीं गए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में गए उद्घाटन करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम उम्मा अब नहीं हो पा रहा है, अब एकता नहीं हो पा रही है, इस्लामिक एकता खत्म हो गई है। और मैं समझता हूं कि इस्लाम इस एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां खुद के ही बीच में उनकी लड़ाई और बढ़ती जा रही है, उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, शिया और सुन्नी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, और ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मित्रों ये है कि हाल में एक रिपोर्ट आई है, पीयू रिपोर्ट आई है। पीयू रिपोर्ट कह रही है कि जितने इस्लामिक देश हैं उसमें बड़ी तेजी से लोग
इस्लाम को छोड़ रहे हैं। छोड़ने से तात्पर्य यह है कि मॉडर्न हो रहे हैं, वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की जो कुरीतियां हैं उससे बाहर कर रहे हैं अपने आप को। खुद ईरान में, खुद सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान में 23% हो चुका है। पाकिस्तान के लगभग 23% मुसलमान हैं जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लाम को त्याग चुके हैं। भारत में कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ ऐसे मुस्लिम है जो एक्स मुस्लिम के तर्ज पर बढ़ चले हैं और कट्टर इस्लाम से तौबा कर लिया है। तो ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेट जो है ये सबसे कारगर हो रहा है। क्यों साहब? क्योंकि इंटरनेट पे सूचनाएं जा रही हैं और मदरसे में जो आप पढ़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे, मदरसे के बियॉन्ड लोगों को सूचना मिल रही है और फिर इस्लाम की जो गड़बड़ियां हैं, इस्लाम की जो कमजोरी है, इस्लाम की जो खामियां हैं, ये लोगों के जहन में आ रही है। तो आप कब तक उसको बताएंगे? इसलिए इस्लाम को, हर धर्म को समय के साथ खुद को परिवर्तन करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लाम भी अपने आप को चेंज करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लकीर के फकीर बने रहे तो ये स्थिति होगी और टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। आप ऑर्थोडॉक्स लेकर के बैठे रहेंगे तो लोग आपके ऊपर हमला करेंगे, आप लोगों पर हमला करेंगे और इस तरह से मारकाट और बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तो ये जो ईरान की लड़ाई है मित्रों, और विद्रूप होते जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस्लाम के लिए एक मौका तो है खुद को मॉडर्न करने की, लेकिन वहां व्यवस्था मूलक समस्या ये हो गई है कि ईरान में, सऊदी अरबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में पानी महंगा हो गया है तेल से ज्यादा। क्यों साहब? क्योंकि वहां पानी कोई नदी नहीं है जहां से पानी मिल रहा है, वहां समुद्री पानी को उसको आप वाष्पीकरण उसका करते हैं, डिस्टिलाइजेशन करते हैं उसका, और पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, वो भाप बनता है और उस भाप को फिर ठंडा करके पानी में बदला जाता है, फिर वो पानी पीने लायक होता है। ये काम होता है और इसलिए जैसे तेल निकालने में पैसा खर्च होता है, ठीक उसी प्रकार से इस पानी को पीने लायक बनाने में पैसा खर्च होता है, बराबर कॉस्ट है। इसलिए अब तेल से महंगा सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में पानी हो गया है। आप हैरान होंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 साल पहले जब हमास ने अटैक नहीं किया था, बड़ी अच्छी स्थिति हो गई थी। फलस्तीन और इजराइल के बीच में रिश्ते हो रहे थे, गाजा से लोग जा रहे थे इजराइल काम करने के लिए, लौट रहे थे, मामला बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इन ऑर्थोडॉक्स कठमुल्लों को यह पसंद नहीं है, कठमुल्ला को शांति पसंद नहीं है और इसके लिए वो लंबी लंबी तर्क देते रहेंगे, लंबी लंबी तर्क छोड़ेंगे। जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उसके पहले इजराइल और फलस्तीन के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो गए थे, हो रहे थे, सब कुछ सामान्य हो रहा था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ईरान को भी ऑफर दिया था और फलस्तीन को भी दिया था, सऊदी अरब को भी दिया था कि हम आपके यहां डिस्टिलाइजेशन का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं, हम पीने का पानी सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इन लोगों के भी पास है, सऊदी अरब में भी प्लांट है, ईरान में भी प्लांट है और यूएई में भी प्लांट है। लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम आपकी जलापूर्ति कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। यह ऑफर दिया था, मना कर दिया। कठमुल्लों को, कठमुल्ला अगर स्वयं ही खुद ही तबाही के रास्ते को चुनता है तो फिर क्या हो सकता है? अब इजराइल दोस्ती काटना चाहता है। इजराइल 90 लाख आबादी है साहब, वो आपसे क्यों लड़ेगा? 9 करोड़ लोगों से क्यों लड़ेगा? वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आप उसे खत्म कर देना चाहते हैं, आप उसे तबाह कर देना चाहते हैं। तो फिर जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, फिर वो आपको नहीं रोक बख्शेगा। वो भी चाहेगा कि इसके पहले कि हम तबाह हों, हम तुम्हें तबाह करके जाएंगे। ये तबाही का ये आलम आपने शुरू किया है। ये ईरान को सोचना चाहिए कि शुरुआत आपने की है। हां, अमेरिका की भूमिका निश्चित रूप से गलत है, आलोचना के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और अमेरिका में भी ये जो लिंडसे ग्राहम जैसे व्यक्ति हैं, सैकोपैंट जैसे लोग जो कंप्लीटली इनह्यूमन हैं, 500% बोला भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगा दीजिए, कोई लॉजिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टेक डाउन कर दिया, स्टक डाउन जिसको कहते हैं, स्टक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा रोको, बदमाशी बंद करो, इस तरह का पागलपन माना, तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है। रुक गया टैरिफ। अब आ गए घुटने पर साहब। उनको लगने लगा कि भारत के खिलाफ ये सब धंधा नहीं चलेगा, भारत दूसरा चीज है, वो चुप रहता है,
तुम जो बोलते जा रहे हो वो करता जा रहा है, चुप रहेगा लेकिन खेल कर देगा। खेल हो गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये तुमको तो ये अधिकार ही नहीं है, तुमको तो कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, सेनेट से पूछना पड़ेगा। फिर आप अनइक्विवोकली आप कुछ से कुछ लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सेल्फ पूरी तरह से पोजीशन नहीं है कोई फैसला लेने के लिए, आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। तो लिंडसे ग्राहम जैसे व्यक्ति ने ये युद्ध शुरू करवाया है मित्र, सच्चाई ये है। और यही लिंडसे ग्राहम अभी सऊदी अरब को धमकी दे रहा है। यही लिंडसे ग्राहम अब ईरान को कह रहा है कि तुम्हारी तबाही तक हम युद्ध लड़ेंगे। हालांकि अभी जब ऑयल क्रैशेस शुरू हुआ है और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां जो डिसरप्शन है, उससे मिडिल ईस्ट में ही के आसपास के सभी देशों में, भारत ने भी कल कहा है कि हमारे पास 30 दिन का ईंधन का स्टॉक है। पाकिस्तान में 7 दिन का बचा हुआ कोहराम मचा हुआ है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। भारत ने लेकिन कल ही श्रीमान हरदीप जी पुरी कह रहे थे कि हमारे यहां 30 दिन का स्टॉक है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एस्केलेट नहीं करेगा, ईरान के साथ हमारा वॉर जो है कंक्लूसिव एंड की तरफ जा रहा है और हम जल्दी ही इसको खत्म कर देंगे। जल्दी खत्म ये करेंगे कि साहब वो ऑलराउंड वॉर करेंगे और ईरान को ध्वस्त करने के लिए वो मन बना रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के सनक, एक व्यक्ति के पागलपन, एक व्यक्ति के खुराफात की वजह से दुनिया कैसे तबाह हो सकती है, ये ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध इसी का परिचायक है। और उसका जो मास्टरमाइंड है वो एक घटिया, निकृष्ट, जितनी आलोचना की जाए उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति है लिंडसे ग्राहम। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।